हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सनस्ट्रोक के बारे में, कि जिसको हम लू लगना भी कहते हैं। तो लू लगने के कारण क्या होते हैं, कि कौन से रीज़न से किसी भी पर्सन को लू लगती है, फिर उसके सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं, कैसे हम उसका इलाज कर सकें। तो डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानेंगे कि गर्मी में लू लगने से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे उसका उपचार किया जा सके। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। तो अब समझते हैं सनस्ट्रोक के बारे में, कि जिसको हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं या फिर हिंदी में उसको लू लगना कहा जाता है। तो ये एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर आपका शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, वो 40 डिग्री या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है ओवर हीटिंग के कारण। और ये ओवर हीटिंग का रीज़न ये होता है कि आप समझो कि लंबे समय तक सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, या फिर जो हीट वेव होती है, जो गर्म हवाएं होती है, उसके कांटेक्ट में समझो कि पर्सन आता है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो सनस्ट्रोक एक जानलेवा कंडीशन है कि जिसके अंदर आपके बॉडी की जो हीट रेगुलेटिंग सिस्टम होती है वो फेल हो जाती है, कि जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जल्दी से डाउन नहीं हो जाता। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं कि कई बार इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज क्या होता है कि हमारे शरीर के ऐसे सिस्टम है कि जब शरीर का तापमान जो है वो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की जो रेगुलेटरी सिस्टम होती है वो बॉडी का जो तापमान है वो फिर से नॉर्मल कर देती है। बट सनस्ट्रोक के अंदर होता यह है कि जब आप हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं और वो भी लंबे समय तक, या फिर गर्म हवाओं के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके कारण ये जो हीट रेगुलेटरी सिस्टम होती है वो शरीर के फेल हो जाती है और उसके कारण शरीर का तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ता है। तो ये कंडीशन जो है वो खासकर समर के सीज़न में, जो गर्मियों के जो दिन होते हैं, कि जिस वक्त जो टेम्परेचर होता है बहुत सारे शहरों का या फिर बहुत सारे एरिया का 40 डिग्री से ऊपर या फिर 50 डिग्री तक पहुंचता है। कि यहाँ पे आप देखो कि जो क्लाइमेट के कारण समर के सीज़न में बहुत सारे एरियाज़ का आप यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं कि कहीं पे 47 है, कहीं पे 50 डिग्री है, 48 डिग्री, 49। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि गर्म हवाएं चलती है, कि जिसको हम हीट वेव कहते हैं। और ऐसे हीट वेव के कॉन्टेक्ट में समझो कि आप आते हैं तो उसके कारण आपको सनस्ट्रोक हो सकता है। तो मेन रीज़न ये की है कि जो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं लंबे समय के लिए, दूसरा हीट वेव के कांटेक्ट में उसी तरह से आते हैं, फिर सनलाइट में आप जो है वो हैवी वर्क करते हैं, कि आप ऐसे कोई काम रिलेटेड जॉब करते हो कि जिसमें आपको लंबे समय तक सनलाइट जो है उसमें आप काम करते हैं, या फिर आपका ऐसे ट्रैवलिंग रहता है कि जिसके अंदर सनलाइट या फिर हीट वेव के कांटेक्ट में आप आते हैं, तो उसके कारण सनस्ट्रोक हो सकता है। फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट, कि डायरेक्टली आप किसी हीट के कांटेक्ट में आते हैं। और ख़ासकर ये भी एक रीज़न बनता है कि अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पीते दौरान, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, और वो एक रीज़न बनता है सनस्ट्रोक या फिर हीट वेव का। तो एक्सरसाइज भी एक रीज़न बनता है कि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं आप सनलाइट के अंदर, डिहाइड्रेशन के कारण आपको सनस्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक हो सकता है, या फिर बहुत लंबे समय तक आप जो है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। दूसरे कुछ भी रीज़न से सनस्ट्रोक होने के, जैसे कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं कि ज़्यादा टाइट है, या फिर एक्सेसिव क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा कपड़े आपने पहने हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो पसीना जो है वो आपके शरीर में से बाहर रिलीज़ नहीं हो पाता, कि जो हमारी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है, कि जो पसीना जो निकलता है, कि जिसको स्वेट एवापोरेशन कहा जाता है, कि जिससे क्या होता है कि शरीर का तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। बट समझो कि काफ़ी ज़्यादा आपने कपड़े पहने हैं या फिर ज़्यादा टाइट क्लोथिंग आपने की है, तो उसके कारण प्रॉब्लम ये होता है कि वो पसीना आपके शरीर में से बाहर नहीं निकल पाता, जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती, और उसके कारण भी आपके शरीर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। फिर जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनके लिए भी ये एक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट करने में फेल हो जाती है, और बॉडी की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है अल्कोहल कंजप्शन के कारण। तो ऐसे लोगों को भी समर के सीज़न में हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक डायग्राम है
कि जितनी हीट जो है वो गेन होती है, प्रोड्यूस होती है, उतनी ही हीट जो है वो लॉस होती है। और ये प्रॉपर एक बैलेंस हमारे शरीर में बना हुआ होता है। और उसमें जो स्वेट इवापोरेशन भी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है, कि जो पसीना जो हमारा निकलता है वो भी एक ज़रूरी प्रोसेस है कि जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। बट ऐसे आप कपड़े पहनते हैं या फिर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उस वक्त ये हीट बैलेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हीट लॉस जो है वो नहीं होती। जितनी हीट आती है शरीर के अंदर इतनी लॉस नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर का तापमान जो है वो बढ़ता है और वो एक रीज़न बनता है सनस्ट्रोक का। तो सिम्टम्स हम देखें तो जब भी पर्सन का आप टेम्परेचर मेज़र करो थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई देखने को मिलता है, और वो खासकर 40 डिग्री या फिर फ़ारेनहीट में 104 से ज़्यादा होता है। सेकंड, पर्सन को नोज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मतलब कि उल्टी होती है, जी घबराता है, उसकी जो स्किन है वो रेड होने लगती है। फिर काफ़ी वीकनेस या फिर थकान जैसा या फिर कमजोरी जैसा पर्सन फील करता है। उसके हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है और ब्रीथिंग भी उसके इंक्रीज़ होती है। फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स हम देखें तो एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी पर्सन को, उसके पल्स जो है वो काफ़ी रैपिड हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न जैसा फील कर सकता है, एजिटेशन जैसा होता है, स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, मतलब कि बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार सीजर के प्रॉब्लम होते हैं और कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर ये सब सिम्टम्स प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आते तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके साइन एंड सिम्टम। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है सनस्ट्रोक को। तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं खासकर समर के सीज़न में, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। कि यहाँ पे देखो लिखा है कि नो अल्कोहल, तो पहला प्रिवेंशन स्टेप ये रहेगा। सेकंड, आपको लाइट क्लोथिंग लेने चाहिए या फिर खुले कपड़े पहनने चाहिए कि जिससे पसीना आसानी से जो है वो निकल सके और इवापोरेशन हो सके, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तीसरा, आप कैप या फिर गॉगल्स वगैरह पहन सकते हैं एक प्रोटेक्शन के लिए। फिर चौथा, और अगर आउटडोर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है तो उसको लिमिट कर देना चाहिए, या फिर जब धूप होती है ज़्यादा दोपहर के समय में निकलना जो है वो अवॉइड करना चाहिए आपको। फिर सनस्क्रीन लोशन आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए आपको, या फिर कहीं बाहर से आप आ रहे हो या फिर ऐसा फील हो रहा है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऐसा फील होता है, तो आप जो है वो कूल वाटर से शावर ले सकते हैं, जिसको कूल शावर भी कहा जाता है। एंड खाने में जो है वो काफ़ी लिमिटेड डाइट लेनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। खासकर कि कई बार लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेते हैं समर के सीज़न में, और उनके कारण भी उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आप गर्मी में लू लगने से बच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ऐसे फ्रूट्स खाए या फिर ऐसे आप ड्रिंक ले सकते हैं कि जिससे आपके शरीर के अंदर वाटर लेवल जो है वो अच्छे से बना रहे। जैसे कि आप वाटरमेलन खा सकते हैं, कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि वाटरमेलन का आप जूस भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी उसको खा सकते हैं, कि वो एक पानी का काफ़ी अच्छा सोर्स बनता है, कि जिसको कलिंगड़ भी कहा जाता है। सेकंड, रो मैंगो का जूस, मतलब कि जो कच्चे आम का जो जूस बनाकर पी जाता है वो आप ले सकते हैं, कि वो भी काफ़ी अच्छा है कि लू से बचने के वो भी एक नेचुरल होम रेमेडी कही जाती है। कि आप जो रो मैंगो होता है, कच्चा आम होता है, उसका जूस बना कर लेते हैं। फिर बटर मिल्क भी आप ले सकते हैं, आपके डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आप ग्रेप्स खाएं, कि जिसको अंगूर कहते हैं, हम लेमन जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर एंड कोकम का शरबत भी आप पी सकते हैं, जिससे आप सनस्ट्रोक से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं और आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेटेड रख सकते हैं। बिकॉज पानी के अंदर जो बॉडी के अंदर जो पानी का जो लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रहना जरूरी है। बिकॉज अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सनस्ट्रोक के अंदर। तो ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले जो पर्सन को सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम हुआ है उस पर्सन को आप जो है वो शेड वाली जगह पे या फिर ऐसे कमरे में रखें कि जहाँ पे आप प्रॉपर उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सको, कि फ़ैन की या फिर एसी की फैसिलिटी आप उसको प्रोवाइड कर सको, जिससे आप उसकी बॉडी को जो है वो ठंडी कर सके। और पेशेंट को इस तरह के पोजीशन में सुलाए कि जिसको कहते हैं हम सुपाइन पोजीशन जो कहते हैं, कि और उसके जो पैर होते हैं वो थोड़े एलिवेटेड पोजीशन में रखें।
फिर पेशेंट ने समझो कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहने हैं, तो उसके कुछ एक्सेसिव कपड़े हैं या फिर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स है कि लाइक किसी वॉच वगैरह पहनी हुई है, गले में कुछ ऐसा पहना हुआ है, तो वो आप निकाल सकते हैं कि जिससे प्रॉपर उसको आप ट्रीटमेंट दे सको। फिर रिहाइड्रेट करने के लिए उसको फ्लूइड देना चाहिए कि उसको फ्लूइड के तौर पे आप पानी दे सकते हैं खासकर पहले तो, या फिर ज़रूरत पड़ने पर आप उसको ORS भी दे सकते हैं या फिर कोई फ्रूट जूस दे सकते हैं कि जिससे उसके अंदर फिर से रिहाइड्रेशन आप करवा सको। फिर फैन यूज़ कर सकते हैं या फिर AC या फिर कूलर यूज़ कर सकते हैं उसके बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। तो ऐसे कमरे में पेशेंट को रखें कि जहाँ पे AC की फैसिलिटी हो या फिर AC ना हो तो फ़ैन भी होना चाहिए कि जिससे आप उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम कर सकें। फिर कोल्ड कॉम्प्रेस आपको देना है। कोल्ड कॉम्प्रेस मतलब कि ऐसी एक कंडीशन कि जिसके थ्रू आप उसका बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे कि आइस वाटर बैग यूज़ करते हैं और उसको अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं, जैसे कि नेक का जो पोर्शन है, आर्म पिट्स का जो पोर्शन है एंड ग्रोइन का पोर्शन है। तो वहाँ से क्या होता है कि जो पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, या फिर आपके पास कोल्ड वाटर बैग नहीं है कोल्ड कॉम्प्रेस देने के लिए, तो सिंपली आप जो है वो टॉवेल या फिर क्लॉथ को भिगो के कि ठंडे पानी में भिगो के या फिर आइस वाटर में भिगो के पेशेंट को स्पंज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो पेशेंट को स्पंज ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है कि जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन कर सके। और इसी पोजीशन में उसको सुलाना है, जो सीधे सोते हैं हम उसी तरह से उल्टा नहीं सुलाना है, पेशेंट को सीधा सुलाना है और उसके पैर जो है वो थोड़े ऊपर की ओर रखने हैं। फिर उसका हार्ट रेट आप खास मॉनिटर करो, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो, मेंटल स्टेटस मॉनिटर करो और ज़रूरत पड़ने पर उसका ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। और इस तरह से भी समझो कि पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा है तो ज़रूर से उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए नेक्स्ट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। तो जिसके अंदर स्पेशली क्या होता है कि पेशेंट को IV ड्रिप जो है वो लगाई जाती है कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं, बॉडी में से फ्लूइड लॉस हुआ है डिहाइड्रेशन के कारण, तो फिर से हाइड्रेटेड करने के लिए उसको अलग अलग IV सॉल्यूशन या फिर IV ड्रिप्स चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रोज का 50% सॉल्यूशन वाटर के अंदर, D5W या फिर नॉर्मल सलाइन या फिर RL या फिर DNS जैसे जो अलग अलग IV फ्लूइड्स आते हैं वो पेशेंट को जो है वो ड्रिप के थ्रू स्लोली लगाया जाता है कि जिससे उसके बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है, तो वो आप प्रिवेंट करवा सकते हैं। फिर मेडिसिन्स की हम बात करें तो अगर पेशेंट को काफ़ी सेवरिंग हो रही है तो उसको कम करने के लिए मसल रिलैक्सेशन दवाई है जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ की जाती है। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या करती है, एक सेडेटिव इफेक्ट देती है कि जिससे जो कन्वल्जन्स जो होते हैं वो आप कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर सेवरिंग जो होती है पेशेंट को वो आप कंट्रोल में करा सकते हैं, जैसे कि पूरा जो बॉडी जो है उसका ध्रुजने लगता है और सीवरिंग जो देखने को मिलते हैं, तो वो कम करने के लिए अलग अलग बेंजोडाइजेपिन्स में से जो भी पेशेंट को सूट हो, जैसे कि अल्प्राजोलम है, फिर क्लोराजेपेट है, डायजेपाम है, फ्लोराजेपाम है, लोराजेपाम है, एस्टाजोलाम है, तो ऐसे इनमें से कोई भी मेडिकेशन पेशेंट को IV के थ्रू या फिर ओरली देनी चाहिए कि जिससे उसके शरीर के अंदर जो ध्रुजारी हो रही है, कंपन हो रही है, उसके बॉडी के अंदर सीवरिंग हो रही है या फिर कन्वल्जन्स जैसा वो फील कर रहा है, तो वो कम होगा और पेशेंट को आप अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। फिर अगर समझो कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि सीवियर एसिडोसिस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो है वो दूसरे कुछ मेडिकेशन जैसे कि अल्कलिनाइजिंग एजेंट दिए जाते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मैनिटॉल। पर ये ऑप्शन तभी रहता है कि जब आपको पता चलता है कि सीवियर एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है शरीर के अंदर, मतलब कि पेशेंट के अगर आप यूरिन टेस्ट करते हो तो यूरिन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक आपको देखने को मिलता है और बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो pH है वो जो नॉर्मल होती है उसके कंपेयर में समझो कि pH एसिडिक होने लगी है। तो ऐसे कंडीशन में उसके शरीर के अंदर pH बैलेंस नॉर्मल करने के लिए अल्कलिनाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैनिटॉल जो है वो मेन रहते हैं। बट ये सभी पेशेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं रहती, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है कि जो सीवियर एसिडोसिस का शिकार होते हैं सनस्ट्रोक के कारण। तो ये खास ध्यान रखें कि ये ट्रीटमेंट सभी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेशेंट कि जिनके अंदर सीवियर एसिडोसिस या फिर उनका
यूरिन टेस्ट करने पर पता चलता है कि यूरिन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। फिर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एजेंट की हम बात करें, जैसे कि डोब्यूटामाइन करके मेडिकेशन आती है, उसके इंजेक्शन आप यहाँ पे देखो 250 mg पर 5 ml के तौर पे वो अवेलेबल होता है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, आइनोट्रोपिक स्टेट को इंक्रीज करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है, वासोडाइलेशन प्रोड्यूस करती है। और जो सर्कुलेटरी सपोर्ट, मतलब कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जिसको हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो समझ कि वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा सनस्ट्रोक के कारण, तो वो सिस्टम को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए कि जो सर्कुलेटरी सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है हीट स्ट्रोक के दौरान, कि आप समझो कि पेशेंट्स को आईवी लगा रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर जो भी कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, वो उसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब कि उसके ब्लड में जाके शरीर के अलग अलग भागों में फैलनी चाहिए। तो वो तभी फैलेगी कि जब आपका सर्कुलेटरी सपोर्ट अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रही है, तो उस वक्त डोब्यूटामाइन मेडिकेशन जो है इसमें हेल्प करती है कि जो वासोडाइलेशन प्रोड्यूस करती है एंड इंक्रीज करती है आइनोट्रोपिक स्टेट, जिसका डोज रहता है 2.5 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के द्वारा हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सुपरविजन में ही लगाया जाता है। अब बात करें कुछ वार्निंग्स की, तो वार्निंग पहली ये रहेगी कि अगर कोई सनस्ट्रोक का पेशेंट है तो उसको गलती से भी आप जो है वो ये दवाइयाँ ना दें। पहला एग्जाम्पल है पैरासीटामोल का, दूसरा एस्पिरिन और तीसरी आइबुप्रोफेन। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि उसको फीवर के साथ एक बैलेंस कर देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि फीवर की कंडीशन है, तो ये गलत है। यहाँ पे जो टेम्परेचर हाई हो रहा है उसका रीज़न ये है कि आपके बॉडी की जो रेगुलेटरी सिस्टम है, हीट रेगुलेटरी सिस्टम, वो फेल हो रही है, उसके कारण तापमान बढ़ रहा है, ना कि किसी बीमारी के कारण या फिर किसी पायरोजेंस के कारण। बिकॉज क्या होता है, पायरोजेंस मतलब कि कोई भी ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में एंटर होते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस वक्त पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या फिर कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग काम करे। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है आपके बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम फेल होने के कारण नहीं हो रहा, बट आपके बॉडी की हीट रेगुलेटरी सिस्टम फेल होने के कारण हो रहा है। तो ऐसे सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स में अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाई यूज़ होती है, उनके डोज, उनके साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक, फार्मारॉक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पर या फिर डायरेक्टली हमारी ऐप डाउनलोड करें। तो मेडिसिन कोर्स के लिए हमें व्हाट्सएप करें या फिर ऐप को डाउनलोड करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।